तो नहीं बोल रहे। और वो जो 7 क्वेश्चन मिले थे ब्रॉडकास्ट में सॉल्व किया, आंसर सही आया क्योंकि मैंने आंसर भी डाल दिए थे उसमें, है ना। ओके ठीक है, सब ठीक है। सॉल्व किया ना, नहीं किया, कर लिया। अच्छा हाँ, तो आगे बढ़े। चलो फिर, हेडिंग है अगली, पेडिग्री एनालिसिस के बाद अगला है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। चलो, ये यहां पर हो गया, चलो आ जाओ। देखो भाई, सबसे पहले सुने, पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या है। हाँ? वो तो नीट वाले पूछेंगे, है ना। अच्छा सुनो, पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या है। पॉपुलेशन लेवल पर जेनेटिक कैरेक्टर की स्टडी करना या एनालिसिस करना क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। क्या बोला मैंने, पॉपुलेशन लेवल पर जेनेटिक कैरेक्टर की स्टडी करना, एनालिसिस करना क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन की स्टडी क्यों इसेंशियल है, पहली वजह बोलो। क्यों, कौन पूछ रहा था अभी क्यों, क्या, कौन, सामने वाला, इधर वाले। हाँ बोलो भाई, पॉपुलेशन की स्टडी क्यों जरूरी है। फॉर स्टडी ऑफ मल्टीपल एलील्स, एक बता चुका हूं, दूसरा बताने जा रहा हूं। पॉपुलेशन स्टडी करने की दूसरी वजह है फाइंडिंग आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गिवन एलील, किसी एलील की फ्रीक्वेंसी निकालना हो। मतलब डोमिनेंट एलील इस पॉपुलेशन में कितने परसेंट लोगों में है, रेसेसिव एलील कितने परसेंट लोगों में है, ये निकालने के लिए पॉपुलेशन पढ़ना जरूरी है। ये फ्रीक्वेंसी क्या है अभी थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ शब्द डिफाइन करना है मुझे। देखो भाई, एक है जीन पूल, एक है जीन फ्लो, एक है जेनेटिक लोड। ये शब्द डिफाइन कर दूं, लिखा देता हूं, फिर जीन फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा। जीन पूल क्या है, क्या, एक पॉपुलेशन में जितनी भी जीन्स हैं और उन जीन के जितने भी एलील्स हैं सबको मिलाकर जीन पूल, मतलब सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स एंड देयर एलील्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन, जीन पूल। जीन फ्लो, जीन फ्लो क्या है, देखो, मान लो ये तो एवोल्यूशन में आपने पढ़ा था। मान लो यहां पर पॉपुलेशन ए है, यहां पॉपुलेशन बी है। मान लो पॉपुलेशन ए ऐसे दिखते हैं, पॉपुलेशन ए है ये, और ये पॉपुलेशन बी है, ऐसे दिखते हैं। मान लो पॉपुलेशन ए का कोई इंडिविजुअल माइग्रेट करके यहां आ गया, या बी पॉपुलेशन का ए में आ गया, तो अगर ए का कोई बंदा उधर चला गया, इसका मतलब क्या हुआ, पॉपुलेशन ए के जीन या एलील माइग्रेट करके कहां चले गए, पॉपुलेशन बी में। यही है जीन फ्लो, माइग्रेशन ऑफ जीन्स और एलील्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अदर पॉपुलेशन। ये ऐसा हो गया, किसी की शादी उस पॉपुलेशन में हो गई, तो फिर तो उनके बच्चों में तो अलग अलग पॉपुलेशन की जीन होंगी, इस पॉपुलेशन की भी होगी और इस पॉपुलेशन की भी होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन अगर कोई गया, तो उस पॉपुलेशन के जीन एलील भी तो चले गए, दिस इज जीन फ्लो। अच्छा, जेनेटिक लोड, लोड मतलब क्या होता है, बोझ। तो जेनेटिक बोझ किसे कह रहा हूं, ऑटोसोमल रेसेसिव बीमारी का कैरियर, सफरर को नहीं,
सफर तो बेचारा खुद ही मर ही रहा है वो, और मर जाएगा। लेकिन जो कैरियर है वो खुद नॉर्मल है लेकिन बीमारी फैलाता है। तो जो कैरियर होता है उसको जेनेटिक लोड कह रहे हैं। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इधर देखो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूं ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज। ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज, और इसमें जो कैपिटल ए है वो नॉर्मल है, कैपिटल ए स्मॉल ए जो है वो नॉर्मल है बट कैरियर है, और जो स्मॉल ए है वो डिजीज्ड है। तो मैंने जेनेटिक लोड किसको बोला है? कैरियर को। शब्दों में सुन लो जेनेटिक लोड क्या है। मैं जब बोला करूं तो फिर बंद रखा करो, है ना, इधर ध्यान दिया। कैरियर को ही जेनेटिक लोड बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? जेनेटिक लोड, प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल रेसेसिव एलील, प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल रेसेसिव एलील इन हेट्रोजाइगस कंडीशन इन अ पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन में रेसेसिव एलील, बीमारी वाला रेसेसिव एलील हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर है पॉपुलेशन में, उसी को क्या बोल रहे हैं? जेनेटिक लोड। क्लियर? ये सब होने के बाद अब हम पढ़ेंगे जीन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं और उस पर क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो कुछ चीजें लिखो पॉपुलेशन जेनेटिक्स की। पहले तो एक लाइन की डेफिनेशन लिखो। पॉपुलेशन जेनेटिक्स की एक लाइन की डेफिनेशन लिखो। स्टडी और एनालिसिस ऑफ, स्टडी और एनालिसिस ऑफ, स्टडी और एनालिसिस ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स, study or analysis of genetic characters at population level, study or analysis of genetic characters at population level, study or analysis of genetic characters at population level। ये तो हो गया पॉपुलेशन जेनेटिक्स की डेफिनेशन। अब पॉपुलेशन की स्टडी दो कामों के लिए जरूरी है, मैंने बोला था, वो लिखना है। तो अगला पॉइंट लिखो, पॉपुलेशन स्टडी इज एसेंशियल फॉर, population study is essential for number one. Population study is essential for number one. पहला essential for number one, पहला क्या है? स्टडी ऑफ मल्टीपल एलील्स। फॉर के बाद पहला पॉइंट लिखें, स्टडी ऑफ मल्टीपल एलील्स। पहला तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, फाइंडिंग आउट, कल क्लास आने से पहले बायो की रेस सत्यार्थ फर्स्ट बुक स्टोर से ले लीजिएगा। हाँ पता है, स्टडी ऑफ मल्टीपल एलील्स लिख चुके पहला पॉइंट। दूसरा, फाइंडिंग आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गिवन एलील। दूसरा क्या बचा है? फाइंडिंग आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गिवन एलील। ये डिटेल में पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। दूसरा, फाइंडिंग आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गिवन एलील। हो गया, फाइंडिंग आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गिवन एलील। ठीक है, अब जीन पूल की डेफिनेशन लिखो। जीन पूल, जीन पूल क्या बोला था? एक पॉपुलेशन में जितनी भी जीन है और जितने भी एलील्स है, लिख लो। सम टोटल ऑफ, sum total of all the genes, sum total of all the genes and their alleles, sum total of all the genes and their alleles present in a population, sum total of all the genes and their alleles present in a population, sum total of all the genes and their alleles present in a population. This is gene pool. ठीक है, इसके बाद जीन फ्लो की डेफिनेशन। जीन फ्लो की, माइग्रेशन ऑफ जीन्स और एलील्स। जीन फ्लो क्या है? माइग्रेशन ऑफ जीन्स और एलील्स, माइग्रेशन ऑफ जीन्स और एलील्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू, माइग्रेशन ऑफ जीन्स और एलील्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अदर पॉपुलेशन, है ना। एक इंडिविजुअल पॉपुलेशन ए से पॉपुलेशन बी में चला गया, तो पॉपुलेशन ए की जीन या एलील कहां माइग्रेट कर गई? पॉपुलेशन बी में। यही है जीन फ्लो। ठीक है, तो डायग्राम छोटा सा बना लो, फिर जेनेटिक लोड की डेफिनेशन लिखा दूंगा।
डायग्राम बनाकर जेनेटिक लोड की डेफिनेशन लिखते हैं ना, और फिर एग्जांपल, प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल रेसेसिव एलील, प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल रेसेसिव एलील किस कंडीशन में? इन हेट्रोजाइगस कंडीशन इन अ पॉपुलेशन, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन इन अ पॉपुलेशन। अरे कुल मिला के कैरियर को जेनेटिक लोड कहा और कुछ नहीं। क्या बोल रहा है? मुझे नहीं, हाँ ध्यान दे ले। क्या बच्चे? नहीं, जीन माइग्रेशन ही जीन फ्लो है, जेनेटिक ड्रिफ्ट अलग होता है। जीन फ्लो ये है कि कोई एक जगह से दूसरे जगह गया, दूसरे से तीसरे, ये एक से दो, दो से कुछ लोग जा रहे इधर से उधर, दिस इज जीन फ्लो। लेकिन अगर एक्सीडेंटली वो इधर इधर, अगर एक्सीडेंटली कोई गया, मतलब एक लैंड एरिया है वो कट के पूरा अलग हो गया, इसे क्या बोलते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो एक्सीडेंटली कुछ होता है तो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, और आना जाना ये जीन फ्लो है। ठीक है, खत्म करेंगे, फिर जीन फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। अब मेन मुद्दा जीन फ्रीक्वेंसी का है भाई, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में मेन यही है, जीन फ्रीक्वेंसी निकालना। ठीक है, चलो जीन फ्रीक्वेंसी समझते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए, जीन फ्रीक्वेंसी के डेफिनेशन आगे शब्दों में समझे, फिर फॉर्मूला के फॉर्म में देता हूं। क्या है जीन फ्रीक्वेंसी? प्रोपोर्शन ऑफ अ गिवन एलील आउट ऑफ टोटल एलील्स ऑफ अ जीन। मतलब एक जीन के जितने भी एलील हैं उनमें से गिवन एलील कितना है, दिस इज जीन फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर शब्दों में अगर की जगह में मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी एलील का अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालने बैठे हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? गिवन एलील कितने हैं, नंबर ऑफ गिवन एलील कितने हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलील, यही तो लिखा है शब्दों में ऊपर। टोटल नंबर ऑफ एलील्स जितने हैं उतने में से गिवन एलील कितना है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन आया कि एक ह्यूमन पॉपुलेशन है
100 इंडिविजुअल की। इन अ ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ 100 इंडिविजुअल्स, 100 लोगों की पॉपुलेशन है। इन 100 लोगों में से 50 लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप एम है। 50 लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप एम है। 20 लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप एमएन है। और 30 लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप एन है। तो एम और एन एलील की फ्रीक्वेंसी बतानी है ना। चलो देख लेते हैं। देखो, जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप की जीन आई होती है, आई क्रोमोसोम नंबर 9 में होता है। वैसे एमएन ब्लड ग्रुप की जीन होती है एल, अब होता है क्रोमोसोम नंबर 4 पर। कहां होता है कोई मतलब नहीं है आपको, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि जीन का नाम क्या है, एल। एमएन ब्लड ग्रुप की जीन जो है वो एल होती है। देखो, 50 लोग एम ब्लड ग्रुप वाले हैं, मतलब 50 लोगों का जीनोटाइप एल एम है, तभी तो उनका ब्लड ग्रुप एम है। और 20 लोगों का ब्लड ग्रुप एमएन है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। मतलब उनका जीनोटाइप क्या है, एल एन, तभी तो एमएन ब्लड ग्रुप है, कोडोमिनेंस का एग्जांपल। अच्छा, 30 लोग एन ब्लड ग्रुप वाले, मतलब उनका जीनोटाइप एल एन है। सही है। फ्रीक्वेंसी निकालना है एम और एन की। तो देखो, इस तरह देखो इसको कि 50 लोग ऐसे हैं जिनके पास दो दो एम है। 50 लोग ऐसे हैं जिनके पास दो दो एम है। तो 50 इंटू 2, 100 एम एलील हो गए। 100 एम एलील हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, 20 लोग ऐसे हैं जिनके पास एक एक एम और एक एक एन है। 20 लोग ऐसे हैं जिनके पास एक एक एम है, एक एक एन है। तो एम कितने हो गए, 20। एन कितने हो गए, 20। 30 लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप एन है। 30 लोग ऐसे हैं जिनके पास दो दो एन है। तो 30 लोग हैं जिनके पास दो दो एन है, तो 60 एन एल। सही है। अच्छा, अब चलो जोड़ते हैं। टोटल एम एलील कितने हैं, टोटल एम एलील कितने हैं भाई, 120 दिखे। हाँ, 100 ये हैं, 20 ये हैं। और टोटल एन एलील कितने हैं, 80 है। 20 ये और 60 ये, 80। टोटल एलील्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ एलील्स 200। ऑब्वियस है, 100 लोग हैं और हर बंदे में दो दो एलील होता है, तो 100 लोग हैं तो 200 एलील ही होगा। अच्छा ठीक है, अब चलो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। एम एलील और एन एलील का फॉर्मूला वही है। तो चलो, फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एलील माना कि पी है, मान लिया एम एलील की फ्रीक्वेंसी पी और एन एलील की फ्रीक्वेंसी है क्यू। एन एलील की फ्रीक्वेंसी है मान लो क्यू। चलो निकालते हैं एम एलील की फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ एम एलील अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलील्स, और एन एलील की नंबर ऑफ एन एलील अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलील्स। समझ रहे हो। तो एम एलील कितने हैं, 120 आउट ऑफ टोटल एलील 200, कैलकुलेट करो 0.6। एन कितने हैं, 80, टोटल कितने हैं 200, 0.4। समझ रहे हो। मतलब मैं ऐसे लिखूं कि एक जीन के ये जो दो एलील थे, दोनों की फ्रीक्वेंसी का सम टोटल 1 आया। ये तो एवोल्यूशन में एनसीईआरटी ने लिखा भी है कि एक जीन के जितने भी एलील हैं उनकी सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1। अरे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, पी की वैल्यू 0.6 है, क्यू की वैल्यू 0.4 है, मतलब पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। ये हार्डी विनबर्ग यहीं से तो डिराइव करूंगा मैं, पी प्लस क्यू इक्वल टू 1। सर, तो ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं क्या नीट में। हाँ, ये आया था एक्सरसाइज 2 में। क्वेश्चन नंबर 37 अगर हम देखते हैं तो वहां पर ऐसा क्वेश्चन आया था, जिनके पास नहीं है वो भी देख। क्वेश्चन ये था कि 1000 लोगों की पॉपुलेशन है, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स, 1000 इंडिविजुअल्स। तो ये था
कि 360 लोग ऐसे हैं जिनका जीनोटाइप कैपिटल ए है। 480 लोगों का जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए है। 160 लोगों का जीनोटाइप स्मॉल ए है। और कैपिटल ए एलील की फ्रीक्वेंसी पूछी थी, हम तो ए कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों निकाल लेंगे। वही तरीका है। 360 लोग ऐसे जिनके पास दो दो कैपिटल ए है, तो 360 इंटू 2 720 कैपिटल ए। और 480 लोग ऐसे जिनके पास एक एक कैपिटल ए है, एक एक स्मॉल ए है। और 160 लोग हैं जिनके पास दो दो स्मॉल ए है, मतलब 160 इंटू 2 320 स्मॉल ए है ना। तो टोटल कैपिटल ए एलील कितने हो गए? 1200 आ रहे क्या? 720 और 480, 720 प्लस 480 1200। और टोटल स्मॉल ए एलील कितने आ रहे हैं? हाँ 800। हाँ बिल्कुल, 480 प्लस 320 कितना आया? 800। टोटल नंबर ऑफ एलील्स 2000 आ रहे हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए एलील, तो कैपिटल ए एलील की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ ए एलील कितने हैं? 1200 अपॉन टोटल एलील 2000, कैलकुलेट कर लो, 0.6 आ रहे हैं। स्मॉल ए एलील की फ्रीक्वेंसी निकालो, तो भाई कितने हैं स्मॉल ए? 800। टोटल कितने हैं? 2000, कैलकुलेट कर लो, 0.4। सही है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं, हमें पता होना चाहिए कैसे फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, अच्छा इसे खत्म करो, फिर हार्डी विनबर्ग वाला न्यूमेरिकल अप्रोच देख रहे हैं, वहां से भी जीन फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है चलिए। अरे तू इधर आके बैठ जा ना, कहाँ वहां बैठा है? इधर आगे आ जा। अरे आ जा, आ जा। हाँ तू ही आ जा, इधर बैठ जा, इधर। अरे तेरे पीछे वाला, हाँ आ जा, उठ जा वहां से। हाँ अरे तू नहीं, उसी को आने दे। आ जा, आ जा, इधर आ जा। अरे नहीं, उतना नजदीक नहीं भाई, थोड़ा 2 सीट और आगे आ जा। हाँ हाँ हाँ, आप बैठ जा। तो क्या है, मुझे क्वेश्चन अभी पूछने होंगे, तो उतनी दूर तक जाना पड़ेगा लोगों के पास। चलो ठीक है, देखते हैं, आप खत्म करो ये सब। देखो ये वाला लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है ना लिखो, लेकिन वो जरूर लिख लो। क्यों? क्योंकि ये नीट में आया हुआ है, खुद भी तो करोगे। सेम क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 37 है ये। इसमें नहीं होता, इसमें 3 ही है। सही है।
क्या एमएन ब्लड ग्रुप जो है ना, एक्चुअली इस सब में है, ये हम में भी है एमएन ब्लड ग्रुप, लेकिन इसके बारे में हम ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि इसके लिए जो एंटीबॉडी है वो ब्लड में नहीं, ब्लड प्लाज्मा में नहीं होती, सिर्फ आरबीसी पर एंटीजन है इसका। एबीओ क्यों पढ़ते हो? क्योंकि एबीओ का एंटीजन आरबीसी पर है और एंटीबॉडी भी है ब्लड प्लाज्मा में, लेकिन इसका एंटीजन तो है आरबीसी में लेकिन एंटीबॉडी नहीं, इसलिए ज्यादा नहीं ध्यान देते। हाँ ठीक है, लिखो लिखो लिखो, इतना ही हटा रहा हूं मैं अभी, खत्म करो जल्दी से। अच्छा चलो अब आ जाओ भाई। ओके, अब सुनो, हार्डी विनबर्ग का थोड़ा सा थ्योरी, फिर इसका न्यूमेरिकल पार्ट करना, मेन फोकस हमारा न्यूमेरिकल अप्रोच पे। सबसे पहले थोड़ा सा ये लॉ क्या कहता है, देखो। हार्डी और विनबर्ग, हार्डी क्या थे? ब्रिटिश मैथमेटिशियन। विनबर्ग क्या थे? जर्मन फिजिशियन। दोनों ने मिलकर दिया हार्डी विनबर्ग लॉ। क्या कहता है ये लॉ? इन एन आइडियल पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन अगर आइडियल है तो। अब आइडियल पॉपुलेशन क्या है थोड़ी देर में देखते हैं, अभी फिलहाल ये देखो कि अगर पॉपुलेशन आइडियल है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलील रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कहने का मतलब अगर पॉपुलेशन आइडियल है तो अगर आज कैपिटल ए की एलील, कैपिटल ए एलील की फ्रीक्वेंसी 0.6 है, स्मॉल ए की 0.4 है, तो ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कैपिटल ए एलील की फ्रीक्वेंसी अगर आज 0.6 है तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन यही वैल्यू बनी रहेगी। कब? जब पॉपुलेशन आइडियल हो। अब बताइए सर फिर आइडियल पॉपुलेशन क्या है? जैसे आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती, आइडियल पॉपुलेशन भी एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब ये थ्योरेटिकल है सारा। फिर तो सर कैसे आइडियल पॉपुलेशन कैसे एग्जिस्ट नहीं करती? देखो, वेरी लार्ज होना चाहिए पॉपुलेशन। सर बहुत है इंडिया, ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत है। हाँ ठीक है, मान लिया रैंडम मेटिंग होती हो, मतलब कास्ट सिस्टम ना हो, मतलब किसी की शादी किसी से भी हो रही हो। नो कमेंट ऑन दिस। कहीं होता है कहीं नहीं होता, तो मैं काहे को कंट्रोवर्सी क्रिएट करूं? अगला, कोई म्यूटेशन ना हो रहा हो,
म्यूटेशन तो हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन काम ना कर रहा हो वो तो करेगा। हर बच्चा जो पैदा होगा जिंदा नहीं रहेगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होगा, जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। तो नेचुरल सिलेक्शन काम ना कर रहा हो ऐसा तो नहीं होता, काम करता है। पॉपुलेशन छोड़कर कोई जा ना रहा हो, नो ई माइग्रेशन, और कोई आ ना रहा हो, इमिग्रेशन, नो जीन फ्लो, मतलब कोई कहीं जा नहीं रहा तो जीन्स या एलील्स का फ्लो ना हो रहा हो, तब आइडियल पॉपुलेशन है। ऐसा तो होता ही नहीं है, तो आइडियल पॉपुलेशन डजंट एग्जिस्ट। हाँ भाई, अरे ई माइग्रेशन और इम माइग्रेशन होने से तो क्या, हाँ तो फ्रीक्वेंट परसेंटेज तो कम हो गया फिर। अच्छा सुनिए, तो आइडियल पॉपुलेशन डजंट एग्जिस्ट, क्लियर है मेरी बात? अगर होती तो जो फ्रीक्वेंसी आज है लील की वही जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट रहता। ये तो थ्योरी पार्ट हो गया, अब थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट ध्यान देना। चलो मान लिया लेट P is frequency of dominant allele. Let P is frequency of dominant allele. Let Q is frequency of recessive allele. डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी P और रेसिसिव एलील की मान लिया Q। तो अभी तो थोड़ी देर पहले बात की थी, एक जीन के जितने भी एलील है डोमिनेंट रेसिसिव, सबका फ्रीक्वेंसी सम टोटल कितना आएगा? 1। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि P प्लस Q इज इक्वल टू 1 आएगा। एक जीन के दो एलील की फ्रीक्वेंसी सम टोटल क्या आएगी? 1। थोड़ी मैथ्स लगा लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, P प्लस Q होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होल स्क्वायर। तो क्या हो गया? P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट? अब सुनो सर, P तो आपने बता दिया, डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी P क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। Q क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसिसिव एलील। P और Q तो बता दिया, लेकिन ये P स्क्वायर क्या है? अरे P स्क्वायर हो जाएगा होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी, Q स्क्वायर क्या हो जाएगा? होमोजाइगस रेसिसिव की फ्रीक्वेंसी, 2PQ क्या हो जाएगा? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी। अरे भाई, कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी क्या मान लिया आपने? P, स्मॉल ए की Q। तो P स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? कैपिटल ए मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी P और इसका Q, तो 2PQ किसकी फ्रीक्वेंसी हुई? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की। Q स्क्वायर किसका हुआ? होमोजाइगस रेसेसिव की। क्लियर है? तो देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर P स्क्वायर क्या है? P स्क्वायर है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। अब इसके आगे कुछ भी लिखा हो, होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप लिखा हो, होमोजाइगस डोमिनेंट फिनोटाइप लिखा हो, होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर लिखा हो, या ऑर्गेनिज्म लिखा हो, इनमें से कुछ भी लिखा हो, क्या आंसर जाएगा? P स्क्वायर ही बोलेंगे इसे। होमोजाइगस डोमिनेंट, जीनोटाइप या फिनोटाइप या कैरेक्टर या ऑर्गेनिज्म। रुक जा रुक जा, वो कुछ, हाँ ये ठीक आ गया, वो जो लिखा है वो कवर नहीं हो रहा था इसलिए उसको, ठीक है। तो देखिए ये हो गया, तो 2PQ क्या है फिर? फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। अब उसके आगे कुछ भी लिखा हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप लिखा हो, फिनोटाइप लिखा हो, कैरेक्टर लिखा हो, ऑर्गेनिज्म लिखा हो, एक नया यहां पर ला रहा हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर पूछा हो तो भी 2PQ बताएंगे। ऑटोसोमल रेसेसिव का कैरियर कौन होता है? कैपिटल ए स्मॉल ए। तो अगर कैरियर की फ्रीक्वेंसी कहीं पूछी जाए तो 2PQ कैलकुलेट करके बताना होगा। अच्छा, Q स्क्वायर क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव, या पूरा बोलो, फ्रीक्वेंसी ऑफ
होमोजाइगस रेसेसिव, जीनोटाइप या फिनोटाइप या कैरेक्टर या ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टर या ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हो गया। अच्छा ठीक है, देखो पी स्क्वायर क्या हो गया, होमोजाइगस डोमिनेंट। टू पी क्यू क्या हो गया, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो अगर डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी पूछी तो दोनों मिला के बोलेंगे, पी स्क्वायर होमोजाइगस डोमिनेंट, टू पी क्यू हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, दोनों को मिलाकर बोल दो डोमिनेंट। मतलब अगर डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो ये दोनों बताए जाएंगे, पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट, जीनोटाइप या फिनोटाइप या कैरेक्टर या ऑर्गेनिज्म, इनमें से कुछ भी दिया हो। मान लो पूछ लिया फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस, होमोजाइगस की फ्रीक्वेंसी, अब क्या बताओगे, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर भी जोड़ू, बिल्कुल, क्योंकि पी स्क्वायर इज होमोजाइगस डोमिनेंट, क्यू स्क्वायर इज होमोजाइगस रेसेसिव, तो होमोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस रेसेसिव मिलाकर होमोजाइगस। तो अगर पूछा जाए फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस, अब आगे जीनोटाइप लिखा हो, फिनोटाइप लिखा हो, कैरेक्टर लिखा हो या ऑर्गेनिज्म लिखा हो, क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। वापस एक बार देख लो, अगर क्वेश्चन में लिखा है डोमिनेंट एलील फिर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो पी की वैल्यू है। क्वेश्चन में रेसेसिव एलील फिर न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब क्यू की वैल्यू है। लेकिन अगर क्वेश्चन में, क्वेश्चन छोड़ो, पी और क्यू समझ गए क्या है, अब सुनो, तो पी स्क्वायर क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी, टू पी क्यू क्या है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की, क्यू स्क्वायर किसका है, होमोजाइगस रेसेसिव की। अब किसी ने डोमिनेंट पूछा तो होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट दोनों मिला के बोलो। सिर्फ होमोजाइगस पूछा तो होमोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस रेसेसिव दोनों मिला के बोलो। क्लियर है। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इसके न्यूमेरिकल करते हैं, तो फटाफट ये लिख लो, फिर न्यूमेरिकल करते हैं। मतलब जब तक मेरा मन ना करे बायोटेक्नोलॉजी हेडिंग डालने का, तब तक ये क्वेश्चंस चलेंगे। चलो, हाँ हाँ, देखते हैं क्या देने वाला है अभी, है ना, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, जल्दी करिए इसको। क्या, टू पी क्यू, अरे भाई जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस करता है तो क्या आता है, कैपिटल ए, दो कैपिटल ए स्मॉल ए, तो टू पी क्यू वही तो है। जो लिख रहा है जल्दी लिख ले, है ना, क्वेश्चंस देखें।
हो गया क्या? अच्छा लिखो चलो। ये वाला हटा देते है ना। अब क्वेश्चंस जल्दी करो भाई। किस मुद्दे पर बात हो रही है? आ? किसमें हो गया? किसका? इसका? अच्छा अच्छा, बढ़िया है ना, अच्छी बात है। तो अच्छी बात है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा आगे है वो, मतलब थोड़ा सा। हाँ, एएस में, एएस में और पीएस में 10-15 मिनट का अंतर है, एएस और पीएस में। और ना ना ना, और नहीं, एक लेक्चर का डिफरेंस है एएस और पीएस में। वो एक्स्ट्रा क्लास क्यों ले रहा था मैं, यही सब तो कर रहा था। हाँ हाँ, बायोटेक सबका शुरू हो गया है, आपका भी शुरू हो रहा है अभी। मतलब अगली क्लास होने के बाद, ठीक है, बराबर ही है, थोड़ा सा अंतर है, आधे पौन घंटे का, तो वो तो कवर भी कर सकता है इंसान। ठीक है, चलिए आ जाइए इधर। या कुछ पेंडिंग होगा तो उसे लाइव क्लास में कवर किया जा सकता है। अच्छा चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा, लिखिए। हाँ, जिसका जो ये पेंडिंग है वो खत्म करता रहेगा। लास्ट 1 मिनट में जितना लिख सकते हो लिख लो, फिर क्वेश्चन लाते हैं। बाकी जो रह जाएगा क्वेश्चन के बीच बीच में टाइम मिलेगा, उसमें खत्म करना। आ रहा हूं, आज मैं सवाल के जवाब लेने वही आऊंगा, आ रहा हूं, चिंता ना करो। क्योंकि मुझे बायोटेक पढ़ाना है, फिक्स है कि कितना पढ़ाना है, तो कोई हड़बड़ी नहीं है। क्वेश्चन चलिए, पहला क्वेश्चन, सबसे हल्का क्वेश्चन पहला, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। लिखिए, इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन। रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन मतलब आइडियल पॉपुलेशन, मतलब हार्डी-विनबर्ग का क्वेश्चन। इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन, frequency of recessive phenotype, frequency of recessive phenotype is frequency of recessive phenotype is 0.09, is 0.09. Then give the frequency of recessive phenotype is 0.09. Then give the frequency of heterozygous genotype. Then give the frequency of heterozygous phenotype. हाँ, कितना रहे? 0.4 to 42%, अगर परसेंट में देना है तो। Then give the percentage of heterozygous genotype. अरे भाई, रेसेसिव एलील लिखा है क्या? नहीं, रेसेसिव फिनोटाइप। तो देखो तो, रेसेसिव जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये सब क्या है? क्यू स्क्वायर। जब रेसेसिव एलील के बाद वैल्यू हो तो वो क्यू की वैल्यू होगी, लेकिन यहां तो कुछ और ही दिया, रेसेसिव फिनोटाइप, मतलब मैंने आपको क्यू स्क्वायर की वैल्यू 0.09 दी है, तो क्यू हो गया अंडर रूट ऑफ 0.09, मतलब 0.3। और आप सब जानते हैं P + Q 1 है,
तो P की वैल्यू इज 1 माइनस Q, दैट इज 1 माइनस 0.3, दैट इज 0.7, P 0.7, Q 0.3। और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप मतलब 2PQ। हेट्रोजाइगस जीनोटाइप या फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी 2PQ, तो 2 इंटू पी कितना है 0.7, Q कितना है 0.3, दैट इज 0.42। और अगर परसेंटेज में पूछा तो 42%। सही है? ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। हो गया? तो अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में in a random mating population, in a random mating population, 16% in a random mating population, 16% individuals are albinic. 16. In a random mating population, 16% individuals are albinic. 16% individuals are albinic. Then किसकी वैल्यू दी है? क्वेश्चन तो बाद में ला रहा हूं, वैल्यू किसकी दी है? हाँ, एल्बिनिज्म ऑटोसोमल रेसेसिव कैरेक्टर या ऑटोसोमल रेसेसिव बीमारी, मतलब क्यू स्क्वायर की वैल्यू। अगर मैं एल्बिनिक की जगह पीटीसी नॉन टेस्टर लिखा भी मिल सकता है आपको, पीटीसी नॉन टेस्टर ऑटोसोमल रेसेसिव, समझ रहे हो? या टंग नॉन रोलर भी लिखा हो सकता है, लेफ्ट हैंडेड भी लिखा हो सकता है। लेफ्ट हैंडेड डोमिनेंट है एंड राइट हैंडेड इज, लेफ्ट हैंडेड रेसेसिव है और लेफ्ट हैंडेड रेसिव, और राइट हैंड डोमिनेंट, राइट हैंड डोमिनेंट और लेफ्ट हैंड रेसेसिव। मतलब वो जो टेबल बताई थी वो यहां काम आएगी, तब पता चलेगा कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर किसकी वैल्यू है। ठीक है, यहां तो मैंने हल्का सा दे दिया, अल्बिनिक है तो क्यू स्क्वायर रेसेसिव फिनोटाइप। अच्छा, अब क्वेश्चन, in a random mating population 16% individuals are albinic, then give number one, give number one। पहला बताना है frequency of dominant allele, पहला सवाल frequency of dominant allele। दूसरा, frequency of homozygous dominant phenotype, homozygous dominant phenotype। अगला सवाल, frequency of heterozygous dominant phenotype, frequency of heterozygous dominant phenotype। एक और, फोर्थ, frequency of सिर्फ dominant phenotype, frequency of dominant phenotype। ये 0.6, 0.36, 0.48 और 0.84। क्या भाई, सब सही है? कर पाओगे? करने का मौका नहीं मिला? करो, चलो ये लो, सॉल्व करो। ठीक है, लिखो, सॉल्व करो। रेसेसिव फिनोटाइप दिया है मैंने, एल्बिनिक, क्यू स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है मैंने? 16%। परसेंट हटाना है तो क्या करोगे? डिवाइड बाई 100, तो 0.16 हो गया। तो क्यू स्क्वायर कितना दिया है? 0.6, तो क्यू कितना होगा?
अंडर रूट ऑफ 0.16 निकालो, कितना आया? 0.4। याद है ना, P प्लस क्यू इक्वल टू 1। बार बार थोड़ी ना माइनस करते रहेंगे। P प्लस क्यू मिलाकर 1। क्यू कितना है? 0.4। तो P कितना हुआ? 0.6, है ना। तो Q 0.4 है तो P कितना आ गया? 0.6। और होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब P स्क्वायर। P स्क्वायर मतलब 0.6 स्क्वायर, मतलब कितना हो गया? 0.36। और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट मतलब 2PQ। तो 2PQ निकाल लो भाई, और क्या। 2 इंटू P कितना है? 0.6। Q कितना है? 0.4। तो कितना हो गया? 0.48। तो डोमिनेंट का भी निकाल लो क्या है। डोमिनेंट में तो दोनों आएंगे ना, होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, मतलब P स्क्वायर प्लस 2PQ दोनों आएगा, है ना। तो P स्क्वायर की वैल्यू अभी निकाली थी 0.36, 2PQ के अभी निकाला था 0.48। तो कितना हो गया? 0.84। परसेंटेज में लिखना है तो 84%, है ना। सिंपल से सवाल है। क्या है? क्या हो गया भाई? कुछ और आंसर आ रहा है क्या? चलो अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। नहीं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी देर में हेडिंग डालते हैं। बायोटेक में टोटल मुझे एक बोर्ड भरना है, बस एक बोर्ड। तो अभी जब तब तक मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन: in a random mating population of 1,000 individuals, in a random mating population of 1,000 individuals, in a random mating population of 1,000 individuals, frequency of, in a random mating population of 1,000 individuals, 1,000 individuals, frequency of recessive phenotype is, frequency of recessive phenotype is 0.36. Frequency of recessive phenotype is 0.36. Then give the number of homozygous organism. Give the number of homozygous organism. Give the number of homozygous organism. हाँ? देखते हैं ये लोग सॉल्व कैसे करते हैं, वो भी तो देखा जाए। चलो पाँच सौ बीस बिल्कुल सही है आंसर। 520 है ना। देखो भाई, हाँ
होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म पूछा है। पहला तो रेसेसिव फिनोटाइप दिया है, मतलब क्यू स्क्वायर दिया है। क्यू स्क्वायर कितना दिया है? 0.36। तो क्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 0.36, दैट इज 0.6। अब पी प्लस क्यू इक्वल टू 1, तो क्यू 0.6 है तो पी 0.4। अब होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म पूछा है, तो होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर कितना है? 0.4, 0.4 स्क्वायर, क्यू स्क्वायर 0.6 स्क्वायर। तो ये हो गया 0.16, ये हो गया 0.36, हो गया 0.52, मतलब 52%। तो 52% निकाल दो 1000 का, तो 52/100 इंटू 1000, 0 0 कैंसिल, 520 आ गया। सही है, ओके। लिखो एक क्वेश्चन और लिखो क्या। हाँ, क्वेश्चन अलग होगा, हर क्वेश्चन अलग होगा। आ रहा हूं, अभी इधर ही आ रहा हूं। लिखो क्वेश्चन। इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन ऑफ 2000 इंडिविजुअल्स, जल्दी लिखिए। इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन of 2000 individuals, in a random mating population of 2000 individuals, percentage of dominant allele is 90%. Percentage of dominant allele is 90%, 90. In a random mating population of 2000 individuals, percentage of dominant allele is 90%, 90. Then give the number of dominant organism. In a random mating population of 2000 individuals, percentage of dominant allele is 90%. Then give the number of dominant organism. क्या 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 बोल रहा है? कौन बोल रहा है? हाँ बोल भाई, कौन बोल रहा है? तू बोल रहा है और तेरा पीछे वाला बोल रहा है? अच्छा, बस आ रहा है। सॉल्व कर, फिर आंसर तू ही बता अब तो। दोनों दोनों मिलकर बताओ, चलो। अरे तो आंसर तो बता अब, थोड़े ना तू। हाँ, 1020, 1640, 1980। कितना रहा है? अरे रुक ना, वो क्या बोल रहे हैं? हाँ, 11800। वालों, बिल्कुल 1980। क्यों? क्योंकि इस बार मैंने आपको डोमिनेंट एलील पी की वैल्यू दी थी 90%। तो परसेंट हटाना है तो डिवाइड बाय 100 करो, 0.9। पी 0.9 है तो क्यू हो गया 0.1, क्योंकि दोनों मिलाकर 1 आना है। मैंने किसका पूछा है? डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म। तो डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म तो भाई पी स्क्वायर प्लस 2pq होता है, पी स्क्वायर प्लस 2pq। तो p इज 0.9, तो 0.9 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.9 इंटू 0.1q, तो ये हो गया 0.81 और ये हो गया 0.18। कितना हुआ? 0.99। बोले तो 99% निकाल दो 2000 का, तो 99/100 इंटू 2000, 0 0 कैंसिल कर दो, तो कितना आया? सही है। हाँ, तो चलो फिर एक और, अब लास्ट। मतलब जब तक आप सॉल्व करोगे
तब तक मैं हेडिंग डालूंगा इधर बायोटेक, ठीक है। चलिए इसीलिए करवा रहा हूं एक और क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, आखिरी क्वेश्चन। चलिए, इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन, इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन of 5,000 individuals, in a random mating population of 5,000 individuals, frequency of dominant phenotype, frequency of dominant phenotype is 0.51. Frequency of dominant phenotype is 0.51. Then give the number of homozygous organism. फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं। इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन ऑफ 5,000 इंडिविजुअल, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप इज 0.51. देन गिव द नंबर ऑफ होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म। सॉल्व करो जब तक मैं हेडिंग डालता हूं, चेंज करता हूं। आंसर आने शुरू हो गए क्या? बोलो। 2900। हाँ भाई, बड़बड़ करने वाले तू भी बोलते। हाँ, बुड्ढों की तरह लगा रहता, पता नहीं क्या बोलता रहता है। चल इस बार तू जो आंसर दे वही आंसर, चल देखते हैं। और जो आंसर देगा उसे लाइव बोर्ड पर सॉल्व करवाते हैं तेरे से। आगे आंसर निकाल, फिर सॉल्व करना। निकाल आंसर दे। हाँ ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसका भी क्या आंसर आता है। बाकी लोग भी बताएं आंसर। हाँ भाई, क्या आंसर आया तेरा? अच्छा, तब से हिसाब लगा रहा है। बात तो फटाफट हो जाती है, उसमें दिमाग ना लगता। तेरा पड़ोसी क्या बोल रहा है? ओ डिजिटल इंडिया, अच्छा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा है। ये दिन आ गए, भगवान। 2900। बिल्कुल फाइनल आंसर इज 2900। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, वो इसलिए क्योंकि इस बार मैंने रेसेसिव फिनोटाइप नहीं, डोमिनेंट फिनोटाइप की वैल्यू 0.51 दी थी। मतलब मैंने पी स्क्वायर प्लस 2pq की वैल्यू दी थी, है ना। अब लोग p प्लस क्यू इक्वल टू 1 में फंसे पड़े। क्यों फंस रहे हो भाई? दूसरा ना याद है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इन दोनों की वैल्यू 0.51 मैंने दे रखा है। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्यू स्क्वायर कितना हो गया? 1 माइनस 0.51 इज इक्वल टू 0.49। तो क्यू स्क्वायर क्या हो गया? 0.49। तो क्यू की वैल्यू कितनी? अंडर रूट ऑफ 0.49, मतलब 0.7। और अगर क्यू 0.7 है तो पी कितना होगा? 0.3। अब होमोजाइगस ही तो पूछा था, मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। होमोजाइगस इज व्हाट? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर कितना है? 0.3। 0.3 का स्क्वायर कितना हो? 0.3 का स्क्वायर 0.9 पॉइंट क्या होगा? अरे रुक जा रहे,
बोल पक्का 0.3 का 0.2 का 0.4 ना 0.4 0.04 हाँ ठीक। यही गलती होती है, लोग 0.3 का स्क्वायर 0.9 लिख लेते हैं, जबकि पॉइंट सही है। हाँ क्यू स्क्वायर इज कितना है 0.7, तो 0.7 स्क्वायर 0.3 इज 0.09, ये है 0.49, तो कितना हो गया 0.58। तो 58% निकाल लो ना 5000 का, तो 58/100 इंटू 5000, 0 कैंसिल, कैलकुलेट कर लो 2900, सही है। ओके तो ये बात खत्म हुई और चैप्टर आ गया बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, इसका इंट्रोडक्शन यहां तक देने वाला हूं। हाँ बस यही तक, एक बार बस। हम्म? अच्छा सुनिए, अब स्टार्ट करें चैप्टर। अब देखो, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि ये चैप्टर छोटे छोटे हैं बिल्कुल। ये 2 चैप्टर हैं बायोटेक के, लगभग मैं 8 लेक्चर के आसपास में हो जाता है, 7-8 लेक्चर में ये दोनों चैप्टर हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन जब नीट में क्वेश्चन आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जिसे हमने 18, 19, 20 लेक्चर पढ़ा, और इसको 8 लेक्चर में हो जाना है, इससे 8-9 क्वेश्चन आ जाते हैं, 8-9 क्वेश्चन आ जाते हैं। और वो जो 18-19 लेक्चर पढ़ा उससे 3, कभी 4, कभी 5, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके खूब सारे आ जाते हैं। मतलब बहुत इंपॉर्टेंस देना होगा चैप्टर को, एक एक लाइन पर, क्योंकि हर लाइन से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अभी तो शुरुआत ही कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनो। बायोटेक्नोलॉजी सभी ध्यान दे, इसकी डेफिनीशन पढ़ने से पहले देखो, बायोटेक में 2 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो पहले इस चैप्टर की बात करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी टर्म दिया था कार्ल एरिकी ने। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी ना, ऐसे समझ में नहीं आएगा, आगे थोड़ा सा बेसिक आइडिया देता हूं बायोटेक में करते क्या है। देखो, मैंने अपना डीएनए निकाला जिसमें इंसुलिन जीन है, अपना डीएनए निकाला जिसमें इंसुलिन जीन है, और ये रहा बैक्टीरिया का प्लाज्मिड, ये रहा बैक्टीरिया का प्लाज्मिड, और ये मेरा डीएनए जिसमें इंसुलिन जीन है। दोनों को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से कट करूंगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज से कट करूंगा। तो जब कट किया तो ये तो कट के ऐसे हो गया, ये ऐसे कटा, और ये जो मेरा डीएनए जिसमें इंसुलिन जीन है वो कुछ इस तरह कटा। ये इंसुलिन जीन है अब, या डिजायर्ड जीन बोलो। मेरा डीएनए था जिसमें इंसुलिन जीन थी, ये प्लाज्मिड डीएनए था, दोनों को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर दिया, कुछ ऐसा हो गया। फिर दोनों को डीएनए लाइगेज से जोड़ दिया, डीएनए लाइगेज से जोड़ दिया, तो अब बन गया मेरा डीएनए और प्लाज्मिड का डीएनए, बैक्टीरियल प्लाज्मिड डीएनए मिलाकर कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या तैयार हो गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इकोलाई में डालूंगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहां डाल रहा हूं? इकोलाई में। जिसमें भी इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालूंगा उसे कहूंगा होस्ट सेल, जिसमें भी इस डीएनए को डालूंगा उसे बोलूंगा होस्ट सेल। इकोलाई का ये अपना खुद का डीएनए है, न्यूक्लियोइड डीएनए, और ये एक्स्ट्रा डीएनए पहुंच गया यहां। तो
यहाँ एक्स्ट्रा डीएनए पहुंच गया, बोले तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंच गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंच गया मतलब मेरा इंसुलिन जीन ई कोलाई के अंदर पहुंच गया। अब ई कोलाई जब डिवाइड करेगा एक से दो, तो उसके खुद का न्यूक्लियोटाइड डीएनए तो एक से दो हो ही जाएगा, लेकिन इस डीएनए का भी तो रेप्लिकेशन होगा, तो ये भी एक से दो हो गया बाय यूजिंग डीएनए पॉलीमरेज ऑफ ई कोलाई। कहने का मतलब मेरे इंसुलिन जीन की एक से दो कॉपी हो गई, ई कोलाई 2 से 4 हुआ, तो मेरे इंसुलिन जीन की 4 कॉपी, मतलब ई कोलाई को मल्टीप्लाई करा, करोड़ों ई कोलाई बन गए। पहले क्या था, एक इंसुलिन जीन की कॉपी थी, अब करोड़ों ई कोलाई है और सब में इंसुलिन जीन है, तो करोड़ों कॉपी इंसुलिन जीन की बन गई या नहीं? मतलब क्या कर लिया मैंने, इंसुलिन जीन की क्लोनिंग करा ली। अब करोड़ों ई कोलाई में जो इंसुलिन जीन है वो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेगा बाय यूजिंग एंजाइम ऑफ ई कोलाई। तो अब ई कोलाई के अंदर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा इंसुलिन जीन का, तो क्या बनेगा उससे, इंसुलिन हार्मोन। सोचो करोड़ों ई कोलाई सब इंसुलिन बना रहे, तो ढेर सारा इंसुलिन बन गया। अब इन ई कोलाई को मार दो और इनसे इंसुलिन निकाल लो, और यही वो इंसुलिन है जो मार्केट में इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल है। नहीं, अब आप ये ना सोचना ये क्या थोड़ा सा बता दिया, इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है, एक एक स्टेप बारीकी से पढ़ा जाएगा, कैसे हुआ क्यों हुआ। ये बायोटेक है। अब देखो जरा डेफिनेशन देखो, हमने यूज किया लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ई कोलाई और उसकी एंजाइम, अरे इसी की एंजाइम यूज करके मेरा इंसुलिन जीन रेप्लिकेशन कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, ट्रांसलेशन कर रहा है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ई कोलाई, और उसका एंजाइम यूज किया किस लिए, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमन। कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करना, उनकी एंजाइम्स यूज करना किस लिए, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, प्रोसेस बनाने के लिए विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमन। ओके, अब बायोटेक दो तरह का है, टू टाइप्स, ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक, दूसरा है न्यू या मॉडर्न बायोटेक। ये न्यू बायोटेक है, मॉडर्न बायोटेक है। पुराने बायोटेक में हमारा ज्यादा कोई रोल नहीं। पुराना बायोटेक इज व्हाट, ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक, यूज ऑफ नेचुरल कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रोब्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। अरे भाई मैंने ईस्ट ईस्ट अल्कोहल बना रहे, हमारा कोई ज्यादा रोल नहीं है। ईस्ट ब्रेड बनवा रहा है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है ज्यादा। लैक्टोबैसिलस कर्ड बनवा रहा है, एस्परजिलस फंगस सिट्रिक एसिड बनवा रहा है, पेनिसिलियम पेनिसिलिन बना रहा है, दिस इज ओल्ड बायोटेक। क्या लिखा मैंने, यूज ऑफ नेचुरल कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रोब्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। तो ओल्ड बायोटेक के एग्जाम्पल क्या लिखूं मैं, ओल्ड बायोटेक के एग्जाम्पल अगर मुझे लिखना हो तो क्या लिखूं, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, ब्रेड, कर्ड, सिट्रिक एसिड, पेनिसिलिन एक्सेट्रा, इन सब का प्रोडक्शन क्या कहलाएगा, पुराना बायोटेक। अब जो नया बायोटेक है, न्यू या मॉडर्न बायोटेक, अब ये जो नया बायोटेक है इसमें ये जो मैंने किया ना, इसको पता है क्या बोल दूंगा मैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। किसी और की जीन निकाली, कहीं और फिट कर दिया, इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलूंगा, या बोलूंगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मैंने क्या यूज किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, किस लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसमें क्या क्या आएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग आएगी, जीन की मल्टीपल कॉपी बना रहे हो, जीन क्लोनिंग आएगी, टिश्यू कल्चर आएगा, जीन थेरेपी आएगा, तरह तरह की चीजें आएगी। अगर एग्जांपल दे रहे हैं तो क्या बोलो, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन बाय ट्रांसफर ऑफ इंसुलिन जीन इन ई कोलाई। अच्छा, किसी ने पूछा जेनेटिक इंजीनियरिंग में इतना ज्यादा डेवलपमेंट कैसे हो पाया, दो बड़ी डिस्कवरी हुई थी बैक्टीरिया में। सोचो अगर प्लाज्मिड ना होता तो मैं अपनी इंसुलिन जीन ई कोलाई तक पहुंचा ही नहीं पाता। अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खोज ना हुई होती तो हम इस सर्कल को खोल के ऐसे नहीं कर पाया होता, तो फिर इंसुलिन जीन ही नहीं फिट कर पाता। समझ रहे हैं?
तो दो बड़ी डिस्कवरी हुई थी बैक्टीरिया में, एक प्लाज्मिड की और एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। उसके कारण जेनेटिक इंजीनियरिंग में इतना डेवलपमेंट हो पाया। तो मॉडर्न बायोटेक में देखो मैं क्या लिख दे रहा हूं, क्या यूज ऑफ, किसका यूज कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। और इसमें क्या क्या आएगा, होता प्रोडक्शन ऑफ, एक सेकंड, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन by transfer of insulin gene in E. coli, right now। अच्छा सुनो, बायोटेक की एक डेफिनेशन दी थी किसने, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बहुत प्यारी सी डेफिनेशन दी थी। एक्चुअली वो कहना तो हल्का ही चाह रहे थे, लेकिन ऐसा लिख दिया कि सबको समझ में नहीं आनी चाहिए बात। एक्चुअल में उनकी डेफिनेशन का पता है मतलब क्या है, पुराना बायोटेक प्लस नया बायोटेक इज इक्वल टू बायोटेक। वो ये कहना चाह रहे थे, पुराना बायोटेक प्लस नया बायोटेक इज इक्वल टू बायोटेक। लेकिन लिख क्या गए वो, ध्यान देना। कहने का मतलब ये है, देखो देखो, ईएफबी की बात कर रहा हूं, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन्होंने बायोटेक की एक डेफिनेशन दी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कहना वही चाह रहे थे जो मैं कह रहा हूं अभी, लेकिन अब कहा क्या वो देखो। इन्होंने बायोटेक को डिफाइन किया एज इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, देयर पार्ट्स। अरे मैं तो देयर पार्ट्स सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, उन्होंने लिखा है पार्ट्स देयर ऑफ, ठीक है, सेल्स देयर पार्ट्स, उन्होंने लिखा है पार्ट्स देयर ऑफ, एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये लिख डाला उन्होंने। लिखना बस इतना ही चाह रहे थे कि पुराना बायोटेक और नया बायोटेक मिलाकर इस बायोटेक। देखो सच में यही लिखना चाह रहे थे। इधर देखना, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंसेस पुराना बायोटेक, नेचुरल कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रोब्स प्रोडक्ट बनाना। तो वो कह रहे थे इंटीग्रेट कर दो, जोड़ दो, पुराना बायोटेक दैट इज नेचुरल साइंस, एंड के बाद जो लिखा है वो नया बायोटेक। देखें, ऑर्गेनिज्म या सेल हम यूज करते हैं लाइक ई कोलाई, उनका पार्ट यूज करते हैं लाइक प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड ना मिला, अरे हर प्लाज्मिड नेचुरल नहीं होता भाई, प्लाज्मिड नहीं मिल रहा है तो आर्टिफिशियली खुद तैयार करो। जैसे याद है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में BACYAC बताया था मैंने, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। वो क्या था, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड प्लाज्मिड।
तो मैं ये कह रहा हूं कि या तो प्लाज्मिड यूज करो, नहीं मिल रहा है तो फंक्शनली सिमिलर मॉलिक्यूल का जुगाड़ खुद करो, फंक्शनली सिमिलर मॉलिक्यूल्स का जुगाड़ खुद करो और बनाओ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एक बार दोबारा देख लो, नेचुरल साइंस मतलब पुराना बायोटेक किनारे करो, ऑर्गेनिज्म सेल लाइक इकोलाई, उनका पार्ट लाइक प्लाज्मिड, नहीं मिल रहा तो उसी के जैसा मॉलिक्यूल खुद ढूंढो और फिर बनाओ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मतलब वो एंड के बाद जो भी लिखा है वो नया बायोटेक है और ये पुराना बायोटेक, इंटीग्रेट जोड़ दो, पुराना बायोटेक नया बायोटेक जोड़ दो इज इक्वल टू बायोटेक। इन्होंने एक्चुअली यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक के हिसाब से डेफिनेशन दी। ये चाहते ना तो यूएस साइंस फाउंडेशन के हिसाब से डेफिनेशन दे सकते थे, लेकिन वो डेफिनेशन देते तो सबको एक लाइन में समझ में आ जाती। पता है यूएस साइंस फाउंडेशन क्या कहता है बायोटेक की डेफिनेशन? सुनिएगा बिल्कुल साफ साफ, exploitation of microbes and other organism for human welfare, exploitation of microbes and other organism for human welfare। और साफ साफ बोलो, हिंदी में बोलता हूं, इंसान छोड़कर, इंसान को एक्सप्लॉइट करोगे तो क्रिमिनल केस बनेगा, इंसान छोड़कर किसी को भी एक्सप्लॉइट करो फॉर ह्यूमन वेलफेयर इज बायोटेक। इंसान छोड़कर किसी को भी एक्सप्लॉइट करो फॉर ह्यूमन वेलफेयर इज बायोटेक। इकोलाई को आपने एक्सप्लॉइट नहीं किया, बेचारा घूम फिर रहा था, बोला नहीं तू तो इंसुलिन जीन ले, और जब इंसुलिन बना दिया तो मार दिया उसको। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्सप्लॉइटिंग माइक्रोब्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म फॉर ह्यूमन वेलफेयर। सही है? अच्छा, तो वो एक लाइन जो मैंने बीच में बोली थी वो लिख देता हूं, बस हो गया। कौन सी लाइन बोली थी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में डेवलपमेंट इतना कैसे हो पाया? डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग has been possible due to discovery of plasmid and restriction endonuclease enzyme। ये बहुत क्रूशियल लाइन है जो अभी मैंने बोला, एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम किसमें खोजा गया था? बैक्टीरिया में। ठीक है जी। अरे ये डेफिनेशन तो चाहो तो अपना लिखना, ये तो एनसीईआरटी जब जब पढ़ोगे तब तब मिल जाएगी। ये वाला हिस्सा लिख ले, आज के लिए इतना ही, इतना ही लिखना था। ठीक है भाई? हाँ ठीक है, पूरा बोर्ड आपका है। तो ऑनलाइन वालों बाय बाय, और अगली क्लास में मॉड्यूल लेकर आए, मॉड्यूल वो क्वेश्चन डिस्कस करना है ना, तो कुछ क्वेश्चन कल डिस्कस कर लेंगे और जो थोड़ा बहुत बचेगा अगले दिन देख लेंगे। आगे आते ही बायोटेक पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।